हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका +1 में जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में ही आपका टॉपिक है और इसको हम एज अ रिवीजन जो है वो देखेंगे। और आपकी जो है कुछ दिन से वीडियोस नहीं बन पा रही थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो अभी जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टेक्सोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है टेक्सोनॉमी जो है ब्रांच है साइंस की, जिसमें आप क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है वो आप पढ़ते हैं कि किस तरह से उनको जो है नाम दिया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है और क्लासिफाई किया जाता है। तो 3 चीजें जो है बेसिकली टेक्सोनॉमी में आप देखते हैं। अगर आप देखें तो टेक्सोनॉमी का जो वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सेस एंड नोमोस। ठीक है, टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो बेसिकली टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं प्रॉपरली। और नोमोस का मतलब होता है मीनिंग या रूल। रूल के अकॉर्डिंगली जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं, टेक्सोनॉमी। आप अगर देखेंगे तो नॉर्मली हम क्या करते थे कि पहले आपके जो टेक्सोनॉमी होती थी उसमें हम 3 ही चीजें जो है वो पढ़ते थे। नॉमेनक्लेचर होता था आपका, देन आपका आ जाता था क्लासिफिकेशन और एक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अभी जो है हम 4 चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आपको 4 ऑप्शन है और उसमें करेक्टराइजेशन है तो दैट इज ऑल्सो ओके। और अगर 3 ऑप्शन है वो भी सही है, 4 ऑप्शन है वो भी सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि टेक्सोनॉमी में हम 4 जो हैं वो पिलर्स पढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला है करेक्टराइजेशन, यानी कि डिस्क्रिप्शन। मान लो आप जो है कहीं पे जा रहे हैं और आपको कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलता है और कोई नई चीज है, तो आप पहले उसको, उसके कैरेक्टर्स को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, कि वो कैसा दिख रहा है। उसमें आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसमें एनाटॉमी देखेंगे, उसका किस तरह सा माइक्रोस्कोप के नीचे जो है आप उसकी सेलुलर डिटेल्स देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा ये प्लांट है या एनिमल है या कोई और चीज है, उसको आपको कहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट पिलर है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि अब आप जो है ऑर्गेनिज्म को, जो आपके पास पहले से रिकॉर्ड पड़े हैं उनसे उसको मैच करते हो और आइडेंटिफाई करते हो। इसमें आइडेंटिफिकेशन में आपकी क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं, जैसे कि टेक्सोनॉमिक आपकी कीज होती हैं वो हेल्प करती हैं। लिटरेचर हेल्प करता है, जैसे कि आप लोग मैन्यूल्स के बारे में, फ्लोरा फाउना मोनोग्राफ्स के बारे में पढ़ते हो। आपका फ्लोरा फाउना आपको पता है, फ्लोरा आपके प्लांट्स होते हैं, फाउना जो होता है वो आपका एनिमल होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे मैन्यूल एंड मोनोग्राफ दिया है। आपको पता है मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि आपका मोनोग्राफ जो होता है आपको एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो आपको वो जीनस की देगा या तो आपको फैमिली की देगा। तो एक पर्टिकुलर जो टेक्सा है उसकी इंफॉर्मेशन जो है मोनोग्राफ देता है। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल होता है कि आप कहीं गए हैं तो आपको जो है वहां पे एक मैनुअल दिया जाता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होगी किसकी, जो कि वहां की जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, वहां पे जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीसीज मिलती है उसकी इन्फॉर्मेशन जब आपको कोई चीज दे रही है उसको आप मैनुअल बोलते हैं। देन आपका आता है रेपोजिटरीज, जिसमें आपके हर्बेरिया एंड म्यूजियम। आपने ध्यान में रखना है कि हर्बेरिया जो होते हैं आपके, इसमें आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और म्यूजियम जो है आपका, इसमें मैंने जो है करेक्शन कर दी है। म्यूजियम में जो होता है आपका सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते हैं, वहां पे आपको प्लांट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें जो है हमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफिकेशन करने में अननोन ऑर्गेनिज्म की, ताकि हम पीछे रिकॉर्ड से जो है मैच करते हैं और फिर हमें जो है उससे हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। अब आपको पता चल गया है कि आपने करेक्टर्स भी देख लिए, आपने मैच भी कर लिया कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे डाला जाए इसको। अब आपको देना होता है उसको नाम। तो आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर में जो है हम क्या करते हैं कि आपकी जो लोकल नेम्स है वो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे जो लोकल नेम है वो बदलते रहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स जो है यूज करते हैं। साइंटिफिक नेम्स में हम फॉलो करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि ऐसी नेमिंग जो है वो दी गई है जिसमें आपको 2 जो है अक्षर जो है वो देखने को मिलते हैं। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो आपको पता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो है जीनस और स्पीसीज, जब जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल मैंजिफेरा इंडिका है, आपका मैंगो का नाम है ये, तो मैंजिफेरा जो है आपका जीनस है और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। ये सारी चीजें आपको पता है। देन आपको पता है कि हम कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं, जैसे कि आपका ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICZN। तो जो प्लांट, एल्गी, फंजाई है, इनके नाम जो है, इनके जो नाम है वो आपके ICBN के अकॉर्डिंग जो है वो दिए जाते हैं और एनिमल्स के जो है वो ICZN के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अरेंज करते हैं एक हायरार्की में। हायरार्की जो है हम आगे करेंगे, वहां से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहले स्पीसीज, अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं हम तो स्पीसीज आता है, फिर जीनस आता है। तो इस तरह से जो है हायरार्की जो है वो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के अंडर, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ये थोड़ा आगे भी जो है वास्ट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी जो है, पहले क्या होता था कि टेक्सोनॉमी में हम कुछ ही चीजें पढ़ते थे, लेकिन अब जो है टेक्सोनॉमी जो है वो काफी सारी फील्ड्स को जो है वो इंक्लूड करती है। जैसे कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी, इसको जो है मॉर्फो टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो कि इस टेक्सोनॉमी के अंडर वो चीजें आती हैं जो आपको विजिबल हैं, ठीक है। आपकी जो मैक्रोस्कोपिक फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लीफ को देख पा रहे हैं या आप किसी एनिमल को देख पा रहे हैं, तो बाहर के फीचर्स आपको दिख रहे हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके क्लासिकल टेक्सोनॉमी के अंदर। देन आती है साइटो टेक्सोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है, साइटो का मतलब सेल, ठीक है। तो इसमें जो है सेलुलर डाटा जो है यूज किया जाता है कि जैसे क्रोमोसोम नंबर जो है कितना है, साइज कैसा है, सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये सारी चीजें। देन आता है कीमोटेक्सोनॉमी, जिसको आप फाइटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये छोटी छोटी टर्म्स जो हैं आपको सिलेबस में दे रखी हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जो है वो पढ़ते हो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड है, किस तरह से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये सारी चीजें। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी किससे डील करती है, आपके डीएनए आरएनए से जो है वो डील करती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आप अगर आपको याद हो तो पीछे जब हमने फिक्सेटिव्स के बारे में पढ़ा था, तो आप फिक्सेटिव्स में जो है वो यही पढ़ रहे थे कि अच्छा क्रोमोसोम को डाई करने के लिए कौन सा चीज लगता है, या फिर आपके प्रोटीन्स के लिए क्या यूज होता है। तो ये सारी चीजें जो है उसी से ही थोड़ी बहुत जो है वो जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल सिस्टम। इसमें क्या है आपका कि जो टेक्सोनॉमी है, सिर्फ जो आपने ऊपर ब्रांचेस पढ़ी वही इंक्लूड नहीं करती है, साथ में जो है आपकी मैथमेटिकल चीजें जो है वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है आपको टेक्सीमेट्रिक्स। टेक्सीमेट्रिक्स जो है आपको सिलेबस में जो है एक टर्म दी हुई है। तो टेक्सीमेट्रिक्स एक्चुअली क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का ही दूसरा नाम है, पहले तो आपने ये याद रखना है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं या फिर आपका जो कंप्यूटर का एल्गोरिदम होता है उसको हम यूज करते हैं अपने काम के लिए। तो ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लेडिस्टिक। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्लेडिस्टिक वर्ड जो है इसका इसी से क्वेश्चन जो है आपको सेट के पेपर में भी आया हुआ है। क्लेडिस्टिक के लिए आप दूसरी टर्म यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, क्लेडिस्टिक वर्ड जहां पे भी आए या फाइलोजेनेटिक वर्ड जहां पे भी आए, आप एक इसमें अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि ये 100% जो है वो एवोल्यूशन से जो है वो जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रिक्टली बाय देयर एवोल्यूशनरी ब्रांच लाइंस एंड शेयर्ड एंसेस्टर्स जनरेटिंग एवोल्यूशनरी ट्रीज कॉल्ड क्लेडोग्राम्स। तो इसमें क्लेडिस्टिक जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग आप देखते हैं ऑर्गेनिज्म की किसके बेस पे होती है, वो एवोल्यूशनरी की उसके एंसेस्टर्स क्या थे, और फिर एक ट्री जो है वो बनाया जाता है जिसको आप क्लेडोग्राम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है ये आपने +1 में पढ़ा हुआ है कि आपकी जो टेक्सोनॉमी है उसमें आप अलग अलग टेक्सा के बारे में पढ़ते हैं, उसको आप रैंक भी बोलते हैं, कैटेगरी भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप हायरार्की को पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान दें तो एनसीईआरटी में आप सिर्फ किंगडम तक ही पढ़ते हैं +1 की बुक में जब आप पढ़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी जो है एक डोमेन भी होता है। अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको स्पीसीज से लेके किंगडम तक जो है वो प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि किस तरह से अरेंजमेंट है। तो अगर आप नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले स्पीसीज पढ़ते हैं। इसको फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं, और इसको जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं स्पीसीज को, और ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा कर सकते हैं। स्पीसीज में ही जो है आपको सबसे ज्यादा जो है कैरेक्टर्स मैच करते हुए मिलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगते हो वैसे वैसे सिमिलैरिटी जो है वो क्या होती है, घटने लगती है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्पीसीज आता है, फिर जीनस आएगा। जीनस के अंदर आपके जो है अलग अलग स्पीसीज आ जाते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल है पेंथरा लियो, लाइन का नाम होता है पेंथरा लियो। देन आपका पेंथरा पार्डस जो है वो आपका लेपर्ड का नाम है। तो देखो स्पीसीज पीछे अलग है, लेकिन इनका जो पेंथरा वर्ड है, जो जीनस है, वो सेम है। देन आपका आता है फैमिली। फैमिली में क्या आ जाएगा, जो क्लोजली रिलेटेड जेनरा है वो किसके अंदर आ जाएंगे, फैमिली के अंदर। फिर आएगा ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। आई होप ये चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं, बिकॉज ये +1 का फर्स्ट चैप्टर है और ये चीजें आपको छोटी छोटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि एक्सप्लेन करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो इसको मैं आपको दोबारा डिस्कस कर दूंगी, ठीक है।
तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, देन आता है आपका क्लास, उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम जो है एनिमल्स के लिए लगता है, डिवीजन आपका प्लांट्स के लिए लगता है। देन आती है आपकी किंगडम। तो ये आपकी जो हायरार्की है, जिसमें आपके जो ये मेन स्टेप्स हैं, जो कि 7 स्टेप होते हैं किंगडम तक, ये आपको जो है वो लर्न होने चाहिए। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी होती है वो घटती जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स की। जब आप साइंटिफिक नेम देते हैं तो क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। वैसे तो ये आपको पता ही है, लेकिन स्टिल एक बार जो है हम इसको देख लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम जो होता है, आपको पता है 2 उसमें वर्ड देखने को मिलते हैं, एक आपका जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। पेपर में कई बार आपको जीनस की जगह जेनरिक नेम लिखा होता है और स्पीसीज की जगह स्पेसिफिक एपिथेट लिखा होता है। दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको पता है जीनस जो होता है वो फर्स्ट वर्ड होता है, और उसके पीछे जो आपका मतलब फर्स्ट वर्ड जो है जीनस है, और लास्ट में जो होता है दैट इज योर स्पीसीज। नेक्स्ट रूल जो है आपका दैट इज कि जो आपका जीनस होता है उसका फर्स्ट जो आपका लेटर होता है वो बड़ा होता है। स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज में आपका जो वर्ड होता है वो शुरू होता है लोअर केस लेटर से। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि करेक्ट में आप देखेंगे तो होमोसेपियंस और मैंजिफेरा इंडिका जिस तरह से लिखा है उस तरह से ही जो है नाम लिखे जाने चाहिए। होमोसेपियन, होमो का एच बड़ा है और एस का छोटा है, तो दिस इज द करेक्ट वे। नेक्स्ट रूल भी आपको पता है कि अगर हम साइंटिफिक नेम्स को प्रिंट करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो वो आपका इटैलिक्स में जो है वो प्रिंट होना चाहिए। और अगर आप उसको हाथ से लिख रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्स में हम हाथ से लिखते हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है सेपरेटली। तो ये दोनों रूल भी आपको जो है वो पता है। नेक्स्ट रूल है आपका दैट इज योर ऑथर साइटेशन। आपने देखा होगा कि जो आपका साइंटिफिक नेम होता है उसके पीछे कई बार जो है ऑथर का नाम भी जो है वो साइट किया जाता है। आपने ध्यान में क्या रखना है कि ऑथर का नाम जो होता है वो रोमन लैंग्वेज में होता है, ना तो उसको कभी इटैलिक्स में जो है वो लिखा होता है, ना ही उसको आप जो है आप क्या करते हैं उसको पूरा लिखते हैं। और आपका जो है एब्रीविएटेड फॉर्म में होता है, मतलब पूरा नहीं लिखते हैं तो एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको दिया है, वहां पे मैंजिफेरा इंडिका लिन, वहां पे लिन लिखा हुआ है, तो लिन जो है यहाँ पे सिर्फ एल लिखा है पर वहां पे लिन लिखा हुआ है, उसका मतलब है लीनियस। तो आपको मेन चीजें यहाँ पे क्या ध्यान में रखने की है, एक तो साइंटिफिक नेम्स जो है प्रिंट होते हैं इटैलिक्स में, ठीक है। उसके अलावा जो है किस लैंग्वेज में लिखे होते हैं, तो आपकी लैटिन भाषा में लिखे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लैटिन भाषा जो है वो आपकी डेड लैंग्वेज है और डेड लैंग्वेज में चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए उस भाषा को जो है वो चूज किया जाता है। उसके अलावा ऑथर का नाम किस में होता है, तो रोमन में होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। देन आपका जो है यहाँ पे और चीज क्या ध्यान देने वाली है कि आपके यहाँ पे लॉ ऑफ टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपका जीनस और स्पीसीज जो है उसका नाम जो है वो सेम है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है गोरिल्ला गोरिल्ला, या फिर आपका नाचा नाचा, आपको पता है इंडियन कोबरा का नाम है नाचा नाचा। तो देखो आप इसमें जीनस भी सेम है और स्पीसीज भी सेम है, लेकिन ये रूल जो है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए फॉलो होता है, ये बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है। टॉटोनिम जो होते हैं सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, बॉटनी में जो है बॉटनिस्ट जो है इस रूल को नहीं फॉलो करते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका अगला रूल है। नेक्स्ट आपका है कि अगर मान लो आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और उसमें आपने जो है एक बार पूरी तरह से फुल साइंटिफिक नेम जो है वो लिख लिया है, तो बाद में जो है आप क्या कर सकते हैं, जीनस को जो है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, उसका जो इनिशियल कैपिटल लेटर है उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आपका इकोलाई का, तो अगर उसका फुल नेम है तो पहले फुल नेम आपने लिख दिया है रिसर्च पेपर में और उसके बाद आप उसको इकोलाई करके जो है वो डिनोट करते हैं, तो ये भी एक आपका रूल है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इन टेक्सोनोमी। तो आपको पता है कि फाइटोकेमिस्ट्री जो है उसका क्या रोल, यहाँ पे आप इसको कीमोटेक्सोनमी भी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या रोल है तो थोड़ा सा हमने ऊपर भी देखा था। फाइटोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि आपके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी की जाती है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इन्होंने जो है 3 प्राइमरी कैटेगरीज में जो है बांटा हुआ है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं आपके, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके बारे में जो है यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड है कि उनका सीक्वेंस किस तरह से है, कि कौन सी प्रोटीन में कैसे काम हो रहा है, वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे पढ़ते हैं। दूसरा है आपका न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है डीएनए आरएनए को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है जब हम टेक्सोनोमी फाइटोकेमिस्ट्री में देखते हैं तो उसमें हम न्यूक्लिक एसिड में क्या देखते हैं कि बेस सीक्वेंस कैसे है, आपका जो ग्वानिन साइटोसिन उसका रेशो कैसा है, या फिर क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा है। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में वो सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। तो टेक्सोनोमी जो है आपकी वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की हेल्प से जो है वो ये देख पा रही है कि प्रोटीन किस तरह से काम कर रहे हैं, डीएनए किस तरह से काम करता है, आरएनए किस तरह से काम करता है, जो कि फिर क्या होता है हमें जो आगे फर्दर आपने स्टडी करनी है उसमें आपको क्या है हेल्प मिलती है।
नेक्स्ट है आपका इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यानी कि आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ये सेकेंडरी पाथवेज को फॉलो करते हैं और आपका जो है यहाँ पे जो है इनका रोल जो होता है वो इकोलॉजिकल रोल आपको इनको देखने को मिलता है। बेसिक सर्वाइवल में तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में भी ये हेल्प करते हैं। तो जो टेक्सोनॉमी वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, वो इनकी हेल्प से भी जो है काफ़ी कुछ जो है टेक्सोनॉमी में आपका जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके फ्लेवोनॉइड्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लेवोनॉइड्स जो हैं ये एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। आपके जैसे फॉर एग्जांपल एंथोसियानिन होते हैं, जो आपके पिगमेंट्स होते हैं, ये आपके हेल्प करते हैं। वुडी हैबिट्स, फैमिलीज जो आप पढ़ते हैं उनमें जो किस तरह की वुडी हैबिट्स हैं वो अगर पता लगानी है तो आप जो है फ्लेवोनॉइड्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको एल्कलॉइड्स दिए हुए हैं, तो बहुत जो सर्टेन फैमिलीज हैं उनमें हाईली स्पेसिफिक जो है ये एल्कलॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो वहां से आपको जो है इजी हो जाता है ये देखना कि अच्छा ये जो आपको नई चीज मिली है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगी। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है ब्रासिकेशिए, कैपरेशिए। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली आपको हेल्प करती हैं कि कौन सी आइडेंटिफिकेशन करनी है, किस तरह से जो है कैरेक्टराइजेशन करनी है। तो इसी बारे में हम जो है ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जो है थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो आपकी फाइटोकेमिस्ट्री में हेल्प करते हैं टेक्सोनॉमी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आपका जो साइटोलॉजी का क्या रोल है आपकी टेक्सोनॉमी में। तो साइटोटेक्सोनॉमी जो है आपको पता है क्रोमोसोम से डील करती है, आपके सेल के स्ट्रक्चर से भी डील करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे कि आपको पता है क्रोमोसोम नंबर जो है आपका या तो डिप्लॉइड होता है या तो हेप्लॉइड होता है किसी भी स्पीसीज में, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी में कैसे ये हेल्प करता है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्रोमोसोम नंबर है, जब वो एक पर्टिकुलर नंबर होता है तो वो क्या करता है कि आपको किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में जो है वो हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर 46 जो है वो नंबर है क्रोमोसोम का, तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर ऐसी ही कोई और ऑर्गेनिज्म हमें मिलती है जिसमें 46 है तो आपको जो है वो हेल्प होगी उस चीज को आइडेंटिफाई करने में, उस चीज को किसी ग्रुप में डालने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी एंड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप आपको पता है क्या होता है, ये आपको टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे आप क्रोमोसोम का साइज, शेप, उसमें किस तरह से सेंट्रोमियर की पोजीशन है, वो सारी चीजें जो है वो आप देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपका सेंट्रोमियर की पोजीशन जो होती है, क्रोमोसोम्स जो है आपको पता है क्लासिफाई हम करते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे। तो यहाँ पे जो है एक तो वो चीज हेल्प करती है कि किस तरह के जो है वो क्रोमोसोम है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका बाइमॉडल कैरियोटाइप। बाइमॉडल कैरियोटाइप क्या है, ये आपको बीएससी में भी टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कैरियोटाइप है उसके अंदर क्रोमोसोम जो है आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं। बाई का मतलब आपको पता है दो है, तो उसमें क्या है कि आपको लार्ज भी दिखेंगे, मैक्रो क्रोमोसोम्स भी दिखते हैं और माइक्रो भी दिखते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं बाइमॉडल कैरियोटाइप। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका लिलिएशिए और एगेवेशिए जो आपकी फैमिली है जिसमें आपका अगेव वगैरह आता है, तो लिलिएशिए फैमिली और एगेवेशिए फैमिली जो है इनमें जो है आपके बाइमॉडल कैरियोटाइप जो है वो देखा गया था, जिसमें आपको बड़े क्रोमोसोम लार्ज साइज के भी दिखते हैं, स्मॉल साइज के भी दिखते हैं। तो ये जो है आपका मॉडर्न जो सिस्टमैटिक्स है उसने जो है इस चीज को सपोर्ट किया है। तो इससे जो है टेक्सोनॉमी को कैसे हेल्प हो रही है कि आपके जो इस तरह की चीजें हैं वो अगर मान लो कल को आपको कोई और नया जो है वो प्लांट ऐसा दिखता है जिसमें ऐसी चीज है, तो आपको हेल्प हो जाती है कि किस तरह से उसको जो है वो क्लासिफाई करना है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी पता चलता है कि किस तरह से जो है वो चेंजेस आए हैं, किस तरह से जो है एडेप्टेशन हुआ है प्लांट्स के अंदर, तो उसमें भी जो है वो आपको हेल्प मिलती है। देन उसके बाद आप सेल के बारे में जब आप प्लॉइडी पढ़ते हैं या फिर आप वहाँ पे मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं, क्रोमोसोमिंग पेयरिंग जब होती है क्रोमोसोम्स की, तो ये चीजें भी जो है वो टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीप्लॉइडी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या पता चलता है, एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से जो है न्यू स्पीसीज बनी है। क्रोमोसोम पेयरिंग में आप क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है किस तरह से पेयर हुए हैं और जो दो स्पीसीज है उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीजें भी जो है वो आपको टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं। जब आप सेल की साइटोटेक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो सेल की ये सारी चीजें आपको जो है वो टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पैलिनोलॉजी इन टेक्सोनॉमी। पैलिनोलॉजी जो है आपकी पोलन ग्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं, और आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन का आउटर वॉल होता है वो एक्साइन से बना होता है, अंदर वाला इंटाइन से, और एक्साइन जो है वो किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से, जो कि आपका पता है मोस्ट केमिकली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये किसी भी चीज से जो है इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है ये आपका पोलन ग्रेन की स्टडी किस तरह से हेल्प करती है टेक्सोनॉमी में बेसिकली, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक हम एनपीसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसका मतलब है नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पे आप जो है नंबर पोलन ग्रेन का जो वहां पे पोलन ग्रेन का जो जर्मिनल अपर्चर होता है, बेसिकली आपको पता है कि एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलैनिन से बनी है। अगर स्पोरोपोलैनिन जो है वो किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं होता है तो पोलन जो अंदर वहां पे जो गैमीट बैठा है उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है, तो वहां पे क्या होते हैं जर्मिनल अपर्चर्स जो है वो पड़े होते हैं, जिसकी थ्रू जो है पोलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो एनपीसी सिस्टम है ये आपका बेस्ड है जर्मिनल अपर्चर्स के बेस्ड पे। तो हम देखते हैं कि जो ये अपर्चर है इसका नंबर कितना है पोलन ग्रेन में, आपका पोजीशन क्या है, करेक्टर क्या है, ये सारी चीजें जो है हम इस सिस्टम में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको नंबर दिया है कि आप देखते हैं कि कितने अपर्चर्स हैं, 0 अपर्चर है या फिर बहुत ज्यादा अपर्चर है। पोजीशन भी आप देखेंगे कि कहाँ पे है उसकी पोजीशन, जो है पोलर है या फिर आपकी इक्वेटर पर है, तो ये चीज देखते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वो जो अपर्चर है उसका शेप कैसा है। ठीक है, क्या वो जो है आपका लॉन्ग है या फिर आपका सर्कुलर है। तो लॉन्ग होता है तो आप उसको कॉल्पस बोल देते हैं, सर्कुलर होता है तो आप उसको पोर का नाम दे देते हैं। तो इसके बेस पे जो है हम एनपीसी सिस्टम जो है वो पढ़ते हैं। और फिर आपको जो है आपको जब ये एक सिस्टम है इसमें आपको पता चल गया कि अच्छा ये वाला जो पोलन ग्रेन है इसमें अगर 2 हैं तो इस तरह से जो है आगे आपको कभी पोलन ग्रेन किसी चीज का मिलता है तो आप उसको मैच करके जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी आपके ग्रुप में जो है वो कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है एनपीसी सिस्टम जो है ये आपने ध्यान में रखना है, ये आप लोग बीएससी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आपका जो पोलन का साइज है, शेप है, सिमेट्री है। ऊपर हमने देखा कि वहां पे जो जर्मिनल अपर्चर होता है जिससे पोलन ट्यूब निकलती है उसके बारे में जो है हमने देखा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोलन की शेप किस तरह की है, उसकी सिमेट्री, उसकी शेप, साइज किस तरह का है, वो भी जो है वो हमें हेल्प करता है टेक्सोनॉमी में। जैसे कि मान लो आपकी 2 फैमिलीज हैं तो एक का पोलन का साइज जो है कुछ और है, शेप कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, देन आपका आता है एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एक्साइन होती है वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें आपको ना डिफरेंट तरह का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एक्साइन में। तो वो भी चीज जो है वो आइडेंटिफिकेशन में फिर हेल्प करती है कि किस ग्रुप को जो है ये बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो एक्साइन का सरफेस होता है कई बार जो होता है उसमें स्पाइनी आउटग्रोथ देखने को मिलती है, कई बार उसमें नेट लाइक वेब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कई बार आपको ग्रैनुलर डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनके यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं तो ये आपने एक बार रीड आउट जरूर कर लेना है। तो इस तरह से जो है वो टेक्सोनॉमी में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज योर टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, ये आपका बीएससी लेवल का है, ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। टेक्सोनॉमी जो होती है आपकी 3 तरह से आप देखते हो, एक होती है अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड गामा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी का दूसरा नाम है क्लासिकल या एनालिटिकल, बीटा टेक्सोनॉमी को आप सिंथेटिक बोलते हैं, गामा टेक्सोनॉमी जो है उसको आप एवोल्यूशनरी या बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी भी बोलते हो। अल्फा टेक्सोनॉमी में मेजरली आप क्या देखते हो कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, आपने किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना है तो उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे आप जाते हो, उसका डिस्क्रिप्शन आप देखते हो। और ये आपका जो है प्रिलिमिनरी फेज है, यानी कि स्टार्टिंग का फेज होता है जब आपने स्टार्टिंग में किसी चीज को देखा तो बाहर से उसको देख रहे हो कि अच्छा ये कैसी दिख रही है, इसको किस ग्रुप में डाला जाए, दैट विल बी योर अल्फा टेक्सोनॉमी। ठीक है, बीटा टेक्सोनॉमी जो है स्ट्रक्चरल फेज आ जाता है, जिसमें आप क्या देखते हो कि उसका एनाटॉमी कैसा है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कंपैरेटिव ट्रेट्स कैसे हैं, वो आपका बीटा टेक्सोनॉमी के अंडर आ जाएगा। गामा टेक्सोनॉमी डायरेक्टली आपने ध्यान में रखना है कि एवोल्यूशनरी ट्रेंड के साथ जुड़ी होती है। आप देखते हो कि इसका जो है पिछला जो है एवोल्यूशनरी इसके एंसेस्टर जो है वो क्या है, और साथ में फिर आप उसमें जब एवोल्यूशन के बारे में देखोगे तो आप उसकी जेनेटिक्स के बारे में भी देखोगे, डीएनए के बारे में देखोगे, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो ये किसके अंडर आ जाएगा, आपका गामा टेक्सोनॉमी के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीन ही हैं ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में हमने जो है थोड़ा सा टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया है, साथ में जो है कुछ चीजें मैंने आपको कुछ टर्म्स जो है वो एक्सप्लेन की हैं जो आपको सिलेबस में दे रखी हैं। एटलीस्ट आपने जो है वो इतना ध्यान रखकर चलना है ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।